बाकी सब लोग बताइए, अपडेट कीजिए मुझे। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस आपका क्या यूनिवर्सल है, मतलब हर सेल में होगा, एनारोबिक, एरोबिक, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, फंगस, मोनेरा, एवरी यूनिवर्सल। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ज्यादा बेटर होगा ना कि आप कहो साइटोसॉल, क्योंकि सेल का जो सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है उसमें होता है। इसे हम ईएमपी पाथवे कहते हैं। और ये क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के काम करता है। ईएमपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एम्डेन, मेयरहॉफ, पार्नस। इसमें ग्लाइकोलाइसिस जो है हम लोग ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं, C6H12O6। कि पहले ग्लूकोज से सारा कैलकुलेशन समझ लो, बाद में हम लोग प्रोटीन फैट का भी देखेंगे बात। तो है क्या कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 भाग है, 2 भाग में ग्लाइकोलाइसिस डिवाइडेड है। एक भाग जो है वो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट का, और एक भाग कहते हैं हम लोग गेन का। एक भाग में जैसे होता है ना कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ पैसा लगाओगे तब ना प्रॉफिट कमाओगे, फ्री में तो नहीं होगा। तो यहाँ कुछ इन्वेस्ट किया जाएगा तभी यहाँ पे जो है प्रॉफिट कमाया जाएगा। तो पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। तो इसको चेंज किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन चेंज किया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, सब रीजन भी अभी हम बताएंगे फटाफट, 1,6 बिस फॉस्फेट। फिर ये आपका टूटता है 2 भाग में, 3DHAP, 3PGAL, 3PGAL। फिर आपका चेंज होता है 3PGA, फिर होता है 1,3 बाई PGA। यहां से यहां तक देखो, एंजाइम के नाम पे आप ज्यादा फोकस मत करना, वो आपसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा हम बताते हैं, और वो पूछता भी नहीं है। यहां से यहां तक का जो पार्ट है, ये पार्ट होता है आपका इन्वेस्टमेंट का। तो देखो है क्या, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए, एक एक स्टेप को। है क्या कि ग्लूकोज बहुत स्टेबल है, ध्यान से समझना। फर्स्ट स्टेप हो गया ये, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ये 6 स्टेप में वो पूरा इन्वेस्टमेंट करेगा, तब अपने आप को फायदा दिलाएगा। तो ये बहुत स्टेबल था। अब इससे आप गेन, इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ के एनर्जी निकालना चाहते हैं तो इसको रिएक्टिव करना पड़ेगा। तो रिएक्टिव के लिए कहा कि हमको कुछ, सेल ने सोचा कि रिएक्टिव करना तो सबसे आसान है, इनका जो जितना भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको डीलोकलाइज कर दो थोड़ा सा, तो अपने आप रिएक्टिव हो जाएगा। तो कहा ऐसा करते हैं कि कोई एक्सटर्नल ग्रुप इसमें जुड़वा देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, धकेलेगा, कुछ भी करेगा, तो उससे क्या होगा कि रिएक्टिविटी उसकी कहीं ना कहीं बदलेगी, चेंज होगी। तो कहा देखो सबसे आसान है, सेल में फॉस्फेट बहुत प्रेजेंट है, फॉस्फेट को आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो कहा देखो फॉस्फेट जोड़ेंगे तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। तो कहा कोई बात नहीं ना, एटीपी लो और तोड़ दो उसको एडीपी में, और ये अपना जो है फॉस्फेट प्लस एनर्जी दोनों दे देगा, तो 1/2 काज हो जाएगा। एक्सटर्नल ग्रुप भी मिल गया जुड़ने के लिए, और उसको जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी क्या है, मिल गया। और ग्लूकोज में जिस तरीके से कार्बन अरेंज होता है, एल्डिहाइडिक शुगर होता है, इनका टर्मिनल पॉइंट्स पे ज्यादा एफिनिटी होता है। कि एक्सटर्नल ग्रुप जब जोड़ने जाओ तो फर्स्ट और 6 कार्बन ज्यादा फेवरेट है, उसमें भी लास्ट ज्यादा, तो ये क्या करता है, ये आपका आइसोमराइज कर जाता है एल्डिहाइडिक शुगर कीटोनिक में, ताकि एक प्रॉपर मेंटेन रहे बैलेंस। तो बैलेंस बनाने के लिए इसमें चेंज हो जाता है। अब है कि फ्यूचर में ये तो तय है कि यहाँ इसको तोड़ना है, तो तोड़ना है तो आपने एक फॉस्फेट दे दिया, अब ये कल को 2 ग्रुप में टूटेगा, 2 मॉलिक्यूल में, तो एक को फॉस्फेट मिल जाएगा, एक को नहीं मिलेगा, अनइवन होगा। और दूसरा, अभी ये थोड़ा और रिएक्टिव करना जरूरी है। तो कहा फिर से रिएक्टिव करने का बढ़िया उपाय है, एटीपी यूज कर लो, एडीपी बन जाएगा, और ये आपको क्या दे देगा, फॉस्फेट भी एंड प्लस एनर्जी भी। तो पहले से तो छठे पे था ही, लास्ट पे टर्मिनल एफिनिटी रखता है, तो छठे के बाद टर्मिनल कौन सा है, पहला, तो फर्स्ट कार्बन पे जाएगा तो बन जाएगा 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये इस जगह पे इसकी एनर्जी, इसकी अनस्टेबिलिटी उतनी हाई नहीं हुई है, इतनी है कि अगर ये टूटे तो बहुत ज्यादा एनर्जी सिस्टम में रिलीज नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिंपली ये स्प्लिट कर जाता है, एक 3 कार्बन का कंपाउंड जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, और एक जिसके पास है कीटोनिक, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब है कि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कहता है थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर लो, मुझे थोड़ा सा रिएक्टिव और बना दो। तो रिएक्टिव बनाने के लिए यहां पे किया जाता है क्या, ऑक्सीडेशन। कैसा करो कि हम तुमको ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो एल्डिहाइड ऑर्गेनिक में पढ़े हो ये सब सिंपल चीज, कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल को, लास्टली तो एसिड बनेगा, या अल्कोहल को कंट्रोल्ड वे में करो तो एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा, उसके बाद फिर एसिड। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ तो एसिड बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन का यहाँ उपाय है, NAD खुद को चेंज कर लेगा NADH2 में। ये क्या करेगा कि इससे जो है खुद ले लेगा 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट, 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम कहे 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट। तो अब ऑक्सीडेशन के 2 उपाय हैं, एक तो ऑक्सीजन ऐड कर देना, या नहीं तो हाइड्रोजन रिमूव कर देना।
तो लिविंग बॉडी कहता है कि हम फ्री नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से हमारे सेल्स जल सकते हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन वाला काम नहीं करेंगे, तुम मेरे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ही निकाल लो, क्योंकि मेरे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रखने वाले एजेंट्स हैं, तो इसलिए इससे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाला, NAD चेंज हो गया किसमें, NADH2 में। फाइनली एक बार और इसमें जो है फॉस्फेट को ऐड किया गया। तो फॉस्फेट किससे ऐड किया गया, तो बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दैट इज H3PO4। तो अब यहां तक काफी अनस्टेबल हो चुका था, आसानी से H3PO4 से फॉस्फेट यहां जोड़ सकता है, यहां ATP की जरूरत नहीं थी। सेम स्टोरी इस साइड भी आप पैरेलली चलो, तो यहां भी वही सेम होगा, ये चेंज हो जाएगा 3PgAl, तो ये वाला स्टेप को हम कहते हैं आइसोमराइज कर गया, फिर चेंज होगा 3PgA और फिर बना देगा 1,3-bis-PGA या bi-PGA। यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो NAD से बना NADH2। अब ध्यान रहे ऑक्सीडेशन को ही आप लोग, ऑक्सीडेशन स्टेप को ही डिहाइड्रोजिनेशन कह सकते हो, क्योंकि कायदे से देखो तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है। यहाँ पे वही बात है कि हम इसमें दे देंगे क्या, H3PO4, जो कि आपका क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये वाला पूरा काम अपना हो गया इन्वेस्टमेंट का काम। यहां तक एकदम क्लियर सभी को? यहां तक क्लियर सभी को? ये भी वही है, DHAP भी वही रास्ता फॉलो करेगा, PGAl में बदलेगा, PGA में और फिर bi-PGA में। अब देखो जो 1,3 bi-PGA था वो आपका क्या होगा, चेंज होगा, अब धीरे धीरे वो अपने फॉस्फेट छोड़ेगा। तो फर्स्ट पे आप लास्ट में ऐड कर पाए थे, तो देखो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी एल्डिहाइडिक कंपाउंड है, इसमें भी कोई चीज ऐड करोगे तो लास्ट कार्बन को प्रेफर करेगा, तो तीसरे पे ऐड हुआ था, दोबारा फॉस्फेट दिए तो तीसरे के बाद पहला बचा, तो पहले पे ऐड हुआ, तो पहले पोजीशन से फॉस्फेट निकलेगा, ये बदल जाएगा वापस से 3PGA में। अब जो फॉस्फेट निकला वो आपका क्या होगा, ADP द्वारा कैप्चर किया जाएगा और बन जाएगा क्या, ATP। 3PGA अब क्या है, ये काफी स्टेबल पोजीशन पे है, यहां से फॉस्फेट निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो कहता है ऐसा करते हैं हम इसको सबसे अनस्टेबल पोजीशन पे डाल देते हैं, बदल देते हैं किसमें, 2PGA में। तो ये क्या हुआ, आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म, इनोलाइजेशन हो गया 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, एंड फाइनली ये लास्ट में बना क्या, पाइरुवेट, जिसका फॉर्मूला C3H4O3, ये बन गया। यहां पे भी सेम 1,3 bi-PGA था, वो चेंज हुआ 3PGA में, ये फिर चेंज हुआ 2PGA में, ये फिर चेंज हुआ 2PEP में, और ये फिर चेंज हो गया पाइरुवेट में। वही सेम बात होगा यहाँ पे आपका ADP से ATP बनेगा, यहाँ पे आइसोमरिज्म हुआ, यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट था, फॉस्फो ग्रुप था, लेकिन अब वो निकल गया तो ADP से बन जाएगा ATP, यहाँ पे आपका ADP से बन जाएगा ATP। तो ये वाला जो हाफ है, ये वाला जो पूरा हाफ हम लोग देख रहे हैं, ये हाफ कौन सा है, इसमें शरीर फायदा ले रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां पे वो गेन ले रहा है। तो देखो यहाँ पे 3PGAl था, थोड़ा स्टेबल था, थोड़ा रिएक्टिव, क्योंकि टूटने से अब ये थोड़ा स्टेबल फॉर्म में चला गया, तो रिएक्टिव करने के लिए दो काम हुआ, एक बाहरी ग्रुप भी ऐड किया गया, एक ऑक्सीडेशन भी। NCERT में दोनों एक ही स्टेप में दे दिया, 3PGAl से सीधे 1,3 bi-PGA बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे 3PGAl से 1,3 bi-PGA बना दो, तो आपका दोनों काम एक ही जगह दिखाना होगा, डिहाइड्रोजिनेशन एंड एडिशन ऑफ फॉस्फेट। अब 1,3 bi-PGA, अब इससे फॉस्फेट धीरे धीरे निकलना शुरू करेगा, तो जब हम जोड़ रहे थे तो पहला पोजीशन इसका लास्ट प्रेफरेंस था, तो जब आप बुलाओगे कि आ जाओ फॉस्फेट, तो पहला वाला फट से निकल के आ जाएगा, तो कंपाउंड 3PGA में चेंज होगा, यहाँ एक ATP बन जाएगा। लेकिन अब जो बना ये बहुत स्टेबल पोजीशन पे है, यहाँ से फॉस्फेट निकालना मुश्किल है, इसलिए इसको क्या किया गया, इसको सबसे अनस्टेबल पोजीशन पे डाला गया। तो 3 के बाद थोड़ा स्टेबल है 1, सबसे अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा, सेकंड, तो भाई जब आइसोमरिज्म करना ही है तो सेकंड पे डाल दो। फिर इनोलाइजेशन, यहाँ पे जो स्टेप है, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं इनोलाइजेशन, ये और ये दोनों स्टेप। तो अब ये काफी रिएक्टिव हो गया, तुरंत इसने फॉस्फेट को छोड़ा, चेंज कर दिया किसमें, पाइरुवेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, वो आपका लास्टली चेंज हो रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H4O3। कार्बन बैलेंस करो, यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी, टोटल 2 3 6। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाओ, रेडियो एक्टिव रिएक्शन नहीं है, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में केमिस्ट्री कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाइए, तो दोनों साइड कार्बन ऑक्सीजन सेम है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 12 है और यहाँ पे आपका 8 ही बना,
तो 2 हाइड्रोजन कैसे निकलता है, तो आपका निकलता है 2 NaDH2 के फॉर्म में, 2 दूनी 4, तो 4 और 8 12 हो गया, सेटिस्फाइड। तो यानी कि फॉर वन ग्लूकोज आप देखो कि 4 ATP प्रोड्यूस हुआ, और ये 4 ATP डायरेक्टली बन रहा है, डायरेक्टली प्रोड्यूस हुआ या कह सकते हैं फॉर्म हुआ। दूसरा क्या है, 2 ATP यूज हुआ, तो मतलब नेट गेन कितना हो गया ATP का, नेट गेन हो गया आपका 2 ATP डायरेक्ट का। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या आप ये जस्ट बताते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड ऑल। तीसरा चीज आप देखिए कि आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिला, एंड प्लस क्या है कि आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ। अब बताओ इसमें कैलकुलेशन क्लियर समझ में आया? इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कहोगे बच्चे, तुम ATP एनर्जी को इसमें यूज करवा रहे हो, एनर्जी को यूज करवा रहे हो, जिसको आपको बनाना चाहिए वो आप यूज कर रहे हो, पैसा कमाना चाहिए तो आप पैसा लगा रहे हो, तो वही क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। यस तेजस, कौन सा लेफ्ट वाला पार्ट, आप ये बताइए कौन सा लेफ्ट वाला पार्ट? रेस्पिरेशन में 4 ही तरह के क्वेश्चन ही आते हैं गरिमा। पहला आपका किसी स्टेप के बीच का बोल देगा कि इससे क्या बनेगा या क्या चेंज हुआ, दूसरा कैलकुलेशन से रिलेटेड पूछ देगा, तीसरा RQ से पूछ देगा, और चौथा है आपका जो भी बचे हुए एम्फीबॉलिक एंड ऑल छोटे मोटे पार्ट है उससे पूछ देगा। टफ नहीं है बच्चे रेस्पिरेशन, कभी ये टफ नहीं है, या आप कह सकते हो कि लेंदी है, बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं, लेकिन टफ नहीं है। देखो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है SLP से, SLP। देखिए SLP का क्या मतलब होता है, SLP का मतलब है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो देखो क्या होता है कि जब ADP में फॉस्फेट ऐड किए तो इस स्टेप को आप क्या कहोगे, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फो वर्ड से समझ में आ गया, फॉस्फेट की एडिशन होगी, और उसमें भी वो भी कैसे कर रहे हो आप, बाय द हेल्प ऑफ अदर सबस्ट्रेट, किसी दूसरे सबस्ट्रेट के मदद से। इसको हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस भी कहते हैं। देख सकते हो आप, स्टार मार्क क्या कर लीजिए, ये एक सबस्ट्रेट था जिसने अपना फॉस्फेट छोड़ा तो ATP बना, तो एक सबस्ट्रेट के द्वारा ATP बनाने के लिए फॉस्फेट डोनेट किया गया। यहां भी देखो एक सबस्ट्रेट के द्वारा ATP बनाने के लिए फॉस्फेट डोनेट किया गया, यहां भी देखो एक सबस्ट्रेट द्वारा ATP बनाने के लिए फॉस्फेट डोनेट किया गया, यहां भी देखो एक सबस्ट्रेट द्वारा ATP बनाने के लिए फॉस्फेट डोनेट किया गया। तो सबस्ट्रेट की मदद से जब ATP बनाने के लिए फॉस्फेट ऐड कराया जाए तो उसे ही हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब आप क्लियर हुआ आपको अच्छे से? ये गलत फहमी है बच्चे, रट्टा मार चैप्टर नहीं है। ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आप दिमाग लगा के लगाएंगे तो कहीं पे रटना ही नहीं है। रट रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन मिस हो रहा है आपसे, उसकी रिवीजन कर लो। सबस्ट्रेट मींस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए हुआ क्या, C6H12O6 अब देखिए हुआ क्या, C6H12O6 इसने बना दिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H4O3 पायरुवेट। इससे क्वेश्चन वही मैंने कहा ना 4 पार्ट में पूछ सकता है। एक तो कैलकुलेशन से पूछ देगा कि कहीं से भी ले लिया कोई सबस्ट्रेट, कह देगा कि बताओ फ्रक्टोज एंटर किया तो कितना ATP बनेगा, तो पहले ग्लूकोज वाला सीख लीजिए, बाकी करना भी हम लोग सीख जाएंगे। दूसरा पूछ देगा कि बीच से कोई एक चेंज उठा दिया, कहा कि इस पर्टिकुलर पार्ट पे क्या होगा या इस सबस्ट्रेट से क्या प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा RQ से पूछ देगा, और चौथा जो बाकी सारे छोटे छोटे पार्ट बच गए उससे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो कि इससे बना क्या क्या आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
NADH2 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और यूज क्या हुआ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब देखो इसके बाद अगर क्या है कि ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, ऑक्सीजन अगर अवेलेबल ना रहे तब क्या करेगा, तब ये करेगा, एक ऑप्शन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मतलब है यहां पे C3H4O3 ये चेंज हो। अब इसके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका CO एंड COOH, ये चेंज होता है आपका लैक्टिक एसिड में जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है OH एंड COH। सेनेसेंस मतलब ओल्ड एज होता है और राइपनिंग का मतलब होता है पकना, फलों के पकने को हम कहते हैं राइपनिंग। जो रिएक्शन में भाग लेगा उसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे। एक दूसरा सबस्ट्रेट था PEP, उसने फॉस्फेट को डोनेट किया और तो मतलब है कि एक सबस्ट्रेट रिएक्शन में भाग ले रहा था, उसके द्वारा डोनेट किया गया फॉस्फेट से ATP बना, तो सबस्ट्रेट के लेवल पे ही ATP बन गया, तो हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हर्बिसाइड का मतलब होता है जो छोटे छोटे पौधों को, हर्ब्स को मार दें, उसे हम कहते हैं हर्बिसाइड। तो अब देखिए यहाँ पे ये COH तो सेम है, लेकिन इसको तुलना करो आप CO कीटोनिक ग्रुप एंड OH, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कौन सा स्टेप होगा, रिडक्शन। माने रिडक्शन के लिए ऑब्वियस सी बात है कि सबसे आसान तरीका, ऑक्सीजन वाला बात सोचना ही मत कि ऑक्सीजन हटा लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो है सेल टिश्यू की बर्निंग करवा देगा। सबसे अच्छा पार्ट है कि NADH2 को बुलाओ और ये खुद को चेंज कर लेगा क्या NAD में, और इसको प्रोवाइड कर देगा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो NADH2 को बुला के हमने इसको रिड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब एट द एंड आफ्टर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बाद तुम देखो कि यहां से यहां तक आप तुलना कीजिए तो एक पाइरुवेट का हम कैलकुलेशन देखें, लेकिन बना तो था क्या 2, तो हम 2 की कैलकुलेशन दिखाएंगे। तो 2 मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट आए तो आपको यहाँ 2 NADH2 देना पड़ेगा, 2 NAD यहाँ बनेगा और 2 लैक्टिक एसिड बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसका जब आपका फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो बस आपका 2 नेट गेन ऑफ ATP बचता है। यहाँ पे देख लो, बस यहाँ से जो 2 नेट गेन था ना, नेट गेन आपका 2 ATP था, बस उतना ही बचता है। उसके बाद जो NADH2 बना था, यही NADH2 आपके क्या होते हैं, इस जगह पे आके वो यूटिलाइज हो जाते हैं। तो NADH2 का तो कोई पार्ट बचा ही नहीं, वो तो यूटिलाइज हो गया। वही दूसरा केस आप देखो, जैसे C6H12O6 अगेन, फिर ये आपका बना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H4O3, यहां से आपका निकला 4 ATP, निकला 2 NADH2 और 2 ATP यूज हो जाएगा। इसका आप देखो कि ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल, ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल। तो अब क्या, इसके पास एक दूसरा उपाय है, एंजाइम पे निर्भर करता है, सेल का काम और सेल का एंजाइम। अगर लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काम कर रहा है तो ये वाला होगा, अगर आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज तो ये वाला, तो अपने अपने एंजाइम और काम पे निर्भर कर रहा है। तो दूसरा जो होगा वो होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें होगा क्या कि ये जो C3H4O3 है ये पहले चेंज होगा CH3CHO में, और तब जाके ये चेंज होगा आपका C2H5OH में। यहां से आपका जो नेट गेन था वो आपका 2 ATP का था। तो पहले एक का कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे एक कार्बन कैसे निकलेगा, CO2 के फॉर्म में, पहले डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ CHO है, यहाँ OH है, यहाँ पे जो स्टेप होगा वो होगा रिडक्शन, एल्डिहाइडिक रिड्यूस होगा तभी तो अल्कोहल बनेगा। माने रिडक्शन के लिए सबसे अच्छा है NADH2 जो कि चेंज होगा किसमें, NAD में, और बन गया क्या आपका C2H5OH। तो यानी कि एट द एंड ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नेट गेन कितना बच गया, नेट गेन बस 2 ATP का ही यहाँ पे बच रहा है। क्योंकि देखिए होगा क्या, ये तो 2 मॉलिक्यूल बना था, हमने तो एक ही का कैलकुलेशन देखा, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सिंपल, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग लगाओगे उतना गड़बड़ी। एक का देख लिया, अब 2 बना है तो उसको पूरा तो करना पड़ेगा ना। एक ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा बात करेंगे, हमेशा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये जो यहाँ पे इस जगह पे 2 NADH2 बना था, यही 2 NADH2 यहाँ पे क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे लैक्टिक एसिड हो या अल्कोहलिक, इसके आपके फायदे नहीं है, नुकसान ही है। 2 कारण है, पहला एनर्जी लो है, ये आपका नॉट गुड, चाहे ये हो या ये हो, ये दोनों ही जो है आपका नॉट गुड।
क्योंकि क्या है यहाँ पे लो एनर्जी, एनर्जी काफी कम प्रोड्यूस होता है, प्लस यहाँ पे क्या है कि अल्कोहल या एसिड ये दोनों ही आपका टॉक्सिक है, अच्छा चीज सेल के लिए नहीं है। तो सेल की अपनी फिजियोलॉजी पे बातें डिपेंड करती है। अगर सेल का लैक्टिक एसिड बनाने वाला एंजाइम एक्टिवेट होता है तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा। साइमल्टेनियसली दोनों कभी नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी मत पाल लेना, या तो एक बार पहले ये होगा या नहीं तो वो होगा। तो ये वाला एंजाइम तो ये होगा, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज तो ये होगा। दोनों ही अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका या तो एसिड या अल्कोहल बन रहा है जो अच्छा नहीं होता है, टॉक्सिक है। एनर्जी देखो मात्र 2 एटीपी का आपका गेन बच गया है, सिर्फ 2 एटीपी का। दूसरा क्या है आपका, देख सकते हैं कि अल्कोहल वाले में देखो कि मैक्सिमम नेचुरली आप देखोगे ना तो नेचुरल कंडीशन में मैक्सिमम 13% ही अल्कोहल बन पाएगा। अगर आप चाहते हो, इफ 13% से ज्यादा चाहते हैं तो उसको आप एक्सपोज कर दीजिए किसके ऊपर, डिस्टिलेशन। याद होगा आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा होगा कि जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं 2 तरीके से बनाए जाते हैं, विथ डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन। विथ डिस्टिलेशन की क्या, अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा जो अल्कोहल वोलेटाइल है वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा, पानी छूट जाएगा। अब अल्कोहल अलग हो रहा है तो अल्कोहल की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे आपका डिस्टिलेशन वाले में जो है, आपने पढ़ा होगा विस्की था, ब्रांडी था, रम था, और जिसमें आप नेचुरली निर्भर करते हो उसमें मैक्सिमम 13% कम अल्कोहल होगा, उसमें आपका आ जाता है बियर एंड वाइन वगैरह आ जाता है। तो ये आपका केस हो गया क्या, फर्मेंटेशन का, फेट ऑफ पाइरुवेट ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन। चाहे ये फर्मेंटेशन हो चाहे वो, ये वाला आपका बैक्टीरिया में होता है, हमारे स्केलेटल मसल में होता है, फंगस में होता है। ये वाला सिर्फ बैक्टीरिया फंगस में, कभी स्केलेटल मसल में नहीं तो पता चला कि हम लोग मुफ्त में नशे कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद दर्द नहीं, नींद आने लगता, हम लोग जो है एक नशे का शिकार हो जाते हैं, हमारे बॉडी में अल्कोहल का प्रोडक्शन नहीं होता है। बताइए क्लियर है फर्मेंटेशन का कैलकुलेशन? समझ में आया कि फर्मेंटेशन के अंत में कैसे 2 एटीपी हमारे पास शेष बचता है? नहीं बच्चे, डिफोलिएटेड मतलब होता है कि पत्ते झड़ जाना, जिसके पत्ते आप हटा दो। तो डिफोलिएटेड प्लांट कभी फोटोपीरियोडिज्म को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि जब पत्ता ही नहीं है तो फाइटोक्रोम नहीं है, फाइटोक्रोम नहीं है तो लाइट का सेंस नहीं हो पाएगा। सौरभ, जियाटिन आपका नेचुरल साइटोकाइनिन है, जिसको पहली बार कोकोनट से या मकई से आइसोलेट किया गया था। बताइए फर्मेंटेशन का फैक्ट आपको क्लियर हुआ? अब देखो C6H12O6 ये आपका चेंज हुआ C3H4O3 में। यूज किया था इसने 2 ATP, प्रोड्यूस किया था 4 ATP और 2 NADH2। नेट गेन आपका बच गया था, नेट गेन 2 ATP का। अब है कि इसके लिए अगर ऑक्सीजन इज अवेलेबल, ऑक्सीजन अवेलेबल हो तब क्या होगा? तब होगा क्या कि इसके बाद ये पहला रिएक्शन करेगा, जिस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं लिंक रिएक्शन। क्योंकि देखो कायदे से होता क्या ना, एनसीईआरटी में यहाँ थोड़ा सा फैक्ट गड़बड़ दिया है, बट हम लोग याद करेंगे, हम लोग वही याद करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वो पाइरुवेट के लिए इम्परमिएबल होता है, इसलिए उसको एसिटाइल कोए में चेंज करना पड़ता है। बट एनसीईआरटी कहता है कि नहीं, लिंक रिएक्शन भी मैट्रिक्स में ही होगा, तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग, उसी बात को फॉलो करेंगे। यूकैरियोट्स में देखें तो यूकैरियोट्स में आपका होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लोकेशन हमेशा ध्यान रखना। अब प्रोकैरियोट में तो कोई है नहीं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो प्रोकैरियोट में जो होगा वो सब साइटोप्लाज्म में, तो इसका लोकेशन भी आपका ग्लाइकोलाइसिस की तरह क्या है, साइटोप्लाज्म ही है। लिंक रिएक्शन में होता क्या है कि स्टेबल पाइरुवेट को C3H4O3 को थोड़ा सा अनस्टेबल किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास 2 कार्बन है, इसके पास देखो 3 कार्बन है। इसका मतलब है कि एक स्टेप तो हुआ है आपका डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 निकला है। दूसरा, ये रिड्यूस्ड व ऑक्सीडाइज्ड, हमको रेस्पिरेशन में हमेशा जब भी एक्टिवेट करना होता है एक ऑक्सीडेशन का काम होता है, तो यहाँ पे आपका क्या है ऑक्सीडेशन का सबसे अच्छा उपाय, NAD से चेंज कर दो क्या, NADH2, और इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ले लो। दूसरा देखो इसमें कोई कोएंजाइम ए नहीं है, वहां पे है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए वही कोफैक्टर बायोमोलिक्यूल्स में याद कीजिए, तो यहाँ पे कोएंजाइम ए का एडिशन होगा। तो ये तो हमने एक का कैलकुलेशन किया, बट यहाँ तो बना था कितना, 2 बना था, 2 बना था। इसका मतलब है कि सबको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन लिंक रिएक्शन से भी आपका क्या है, लिंक से बना है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा क्रेब्स साइकिल या फिर TCA। TCA को हम लोग कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक
एसिड साइकिल, या इसको हम एक और साइकिल कहते हैं CAC, सिट्रिक एसिड साइकिल। हैंस क्रेब्स ने डिस्कवर किया इसलिए क्रेब्स साइकिल। पहला जो आपका बनता है स्टेबल प्रोडक्ट वो सिट्रिक एसिड, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल। और जो ये आपका पहला बनता है सिट्रिक एसिड उसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसकी लोकेशन की बात करें तो यूकैरियोट्स में ये आपका होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और इसकी बात करें लोकेशन की तो एज यूजुअल ये आपका कोई तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है नहीं, तो ये होगा आपका साइटोप्लाज्म में। अब इसको क्रेब्स साइकिल को हम लोग इन डिटेल 1 by 1 पढ़ेंगे, तब ETS एंड आफ्टर दैट हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वो नींद स्टमक के फुल हो जाने की वजह से नर्व्स जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, इस वजह से नींद आता है। खाना खाने के बाद जो नींद है ना, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, हमारी साइकोलॉजी है। क्योंकि कुछ लोगों को एज लाइक मुझे खाना खाने के बाद मेरी नींद खुल जाती है, लेकिन किसी को खाना खाने के बाद नींद आता है। कोई कहते हैं कि रोटी खाने के बाद नींद नहीं आता है, चावल खाने के बाद नींद आता है, बट ऐसा कुछ हमको नहीं देखने को मिला। तो सबकी बॉडी और साइकोलॉजी अपना अलग अलग है। वो खाना खाने के बाद नींद आने का कारण कभी भी अल्कोहल नहीं होता है। रात में कभी आप सोते रहना, उसके बाद उठ के खाना खाना, देखना बड़े अच्छे से नींद खुल जाता है। पता नहीं आप लोगों का होता है कि नहीं, मेरा तो खुल जाता है। अब लिंक रिएक्शन का हमारा प्रोडक्ट क्या था? लिंक रिएक्शन से बन के निकला था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। यहां से ये सब बना था, यहां से यही बना। अब इसके बाद क्या है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम A था, अब क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन किया तो बना दिया 6 कार्बन का। देखो इसके पास 2 कार्बन होता है, इसके पास 4 कार्बन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे तो 6 कार्बन बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं बन गया आपका पहला स्टेबल सिट्रिक एसिड। तो बनना ही था क्योंकि साइकिल का नाम ही था सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स में देखो एक ट्रिक है कि देखोगे ज्यादातर प्रोडक्ट सिट्रिक और सक्सिनिक वाला ही नाम का है। तो यहाँ सिट्रिक के बाद फिर बनता है सिस एकॉटिनिक, इसके पास भी 6 कार्बन होता है। फिर देखो वापस आइसोसिट्रिक आ गया, आइसोसिट्रिक देखो सिट्रिक नाम से, इसके पास भी 6 कार्बन है। फिर उसके बाद आ गया आपका ऑक्सैलो सक्सिनिक। फिर उसके बाद आ गया अल्फा कीटो ग्लूटारिक। फिर उसके बाद आ गया सक्सिनाइल कोएंजाइम A। फिर आ गया उसके बाद सक्सिनिक एसिड। फिर आ गया फ्यूमरिक एसिड। फिर आ गया मैलिक एसिड और फिर आ गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यही साइकिल है। इसके पास भी 6 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन हो जाता है, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब देखो क्या है कि पहला दूसरा तीसरा तो याद करना भी नहीं है, लेकिन फिर भी मन है तो यहाँ पे क्या होता है वाटर से रिलेटेड। वाटर होगा ऐड, वाटर होगा रिमूव, वाटर होगा आपका ऐड। इस जगह पे अब वाटर का खेला हो गया, ऑक्सीजन हटा दो, बचा हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑब्वियसली रेस्पिरेशन है तो हाइड्रोजन निकलेंगे ही, तो ये बन जाएगा आपका NAD से बन जाएगा NADH2। यहाँ पे आपका क्या है सिंपली डी कार्बोक्सीलेशन। देखो ना 6 कार्बन था 5 बना, तो डी कार्बोक्सीलेशन हो जाएगा। उसके बाद इस जगह पे आपका देखो कि यहाँ पे एडिशन होगा कोएंजाइम A का, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट सबस्ट्रेट ध्यान से देखोगे ना तो बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर लोगे। यहाँ पे कोई कोएंजाइम A नहीं था, यहाँ पे कोएंजाइम A है, मतलब कोएंजाइम A देने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपका देखो CO2 निकलेगा, देखिए यहाँ 5 कार्बन था, यहाँ 4 कार्बन। और दूसरा चीज यहाँ पे देखो कि इस जगह पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, NAD से बनाए जाते हैं NADH2। माने कि आप ऐसे कह सकते हैं ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड और ये थर्ड। पहला दूसरा तीसरा वाटर से रिलेटेड, वाटर आएगा जाएगा आएगा। फिर आपका आ गया फोर्थ और फिफ्थ, ये है फोर्थ और फिफ्थ। अब वाटर से ऑक्सीजन हटा लो, बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो ऑलवेज जाएगा क्योंकि रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। पांचवा आपका स्टेप आ जाएगा, देख के ही लग रहा है, इसको याद भी नहीं करना, 6 से 5 हो गया, मतलब 1 कार्बन CO2 बना के निकल गया। छठा जो है वो आप ऐसे याद कर सकते हो, 6 = 5 + 4। ये एक ट्रिक है बस, और कोई लॉजिक नहीं है कि फिफ्थ और फोर्थ में जो हुआ उसको जोड़ दो, तो डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन भी हुआ, और एक देख के ही लग रहा है कि यहाँ कोई कोएंजाइम A नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोएंजाइम A का एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्या बनता है, यहाँ पे होता है कि GDP से बनाए जाते हैं GTP, और फिर वापस से ये इसमें GDP में चेंज होता है, और तब है कि आपका बनाया जाता है ADP से ATP। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और कोएंजाइम A जो है रिमूव हुआ, क्योंकि देखो इसमें है इसमें नहीं है, नहीं है तो रिमूव हो गया।
तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ कोएंजाइम ए था, यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे कोएंजाइम ए का क्या हो जाएगा, रिमूवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम समझाएंगे। यहाँ देखो F से फ्यूमरिक, F से FADH2, FF वाला खेला कर देना, तो यहाँ पे हो जाएगा FAD, यहाँ पे बन जाएगा FADH2। यहाँ पे कुछ नहीं, वाटर से रिलेटेड है, वाटर ऐड होता है, वाटर वाला भूल भी गए तो दिक्कत नहीं, NAD वाला याद रखना और ATP वाला। यहाँ पे फिर आपका लास्टली एक और जाते जाते एक NADH2 बनाते चला गया। तो देखिए कि लिंक रिएक्शन के बाद जो क्रेब्स साइकिल हुआ है, उस क्रेब्स साइकिल में आप देख लो, फॉर वन एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए खुद गिनती करो, NAD, FAD और ATP, तीन ही बात पे फोकस करना, बाकी वाटर वाला भूल भी गए ना तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन NAD, FAD वाला भूल गए तो इस जन्म में सिलेक्शन नहीं होगा। देखो स्टार मार्क कर देते, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और चलो ब्लू से स्टार मार्क कर देते हैं। एक देखिए ये पॉइंट हो गया, एक आपका ये पॉइंट हो गया, एक ये NAD वाला, और एक ये वाला पॉइंट हो गया FAD वाला। तो आप देख सकते हो 3 NADH2, एक FADH2 और एक ATP फॉर्म हुआ। तो बट तो दो एसिटाइल कोई बने थे ना लिंक रिएक्शन के बाद, तो इस सब को क्या कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आपको एक ग्लूकोज का सारा रिजल्टेंट निकालना है। एक ग्लूकोज से लिंक रिएक्शन के अंत में आपका 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, तो पहले एक का निकाल लो, बाद में 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। तो फॉर 1 ग्लूकोज इससे निकला था क्या, 2 एसिटाइल कोए बन के निकला था लास्टली, तो उससे आपका आ जाएगा 6 NADH2, 2 FADH2 एंड 2 ATP। ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप को जो ATP बनता है ये SLP ही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ही है, लेकिन कैसा है, ये है आपका कपल्ड फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ बस सिंपल रिडॉक्स पोटेंशियल या एनर्जी लेवल ही इसका कारण बनता है। तो पहले तो कैलकुलेशन दिमाग में रखो, और दूसरा देखिए सब जगह NADH2 बना, यहाँ FADH2 बना, क्यों बना, क्योंकि सक्सिनिक एसिड से जो प्रोटॉन निकला, ध्यान देना, ये था सक्सिनिक एसिड से निकला हुआ प्रोटॉन, और यहाँ है NAD। अब ये प्रोटॉन कहेगा कि भैया NAD तुम मेरे से जुड़ जाओ, तो NAD कहेगा कि नहीं हम छोटे लोग से नहीं जुड़ते। हमेशा कोई चीज जुड़ने जाता है तो उसके पास अपने पास ज्यादा एनर्जी रहना चाहिए, तब ना वो इसके साथ जाके जुड़ भी पाएगा, क्योंकि जुड़ने के लिए एनर्जी यूज होता है। तो ये NAD का लेवल था, माई लेफ्ट हैंड इज द लेवल ऑफ NAD, ये यहाँ से निकला हुआ प्रोटॉन है, तो एनर्जी रिडॉक्स पोटेंशियल का फर्क आ गया, तो ये प्रोटॉन ये इसके साथ आके नहीं जुड़ पाएगा, तो NAD से नहीं जुड़ पाएगा। तो इसके नीचे था आपका क्या, FAD, तो कहा FAD कि यस आप आ जाओ हमसे जुड़ जाओ, आपके पास मेरे रिस्पेक्ट में ज्यादा एनर्जी है। तो एनर्जी लेवल का फर्क आया, इससे निकला हुआ प्रोटॉन NAD से जुड़ नहीं सकता था, इसलिए जुड़ा किससे, FAD से। बाकी जगह नॉर्मल कंडीशन फॉलो हो रहा है। इस जगह भी कोई वही बात था, यहां से निकला हुआ जो एनर्जी है, ये जब कोएंजाइम ए वगैरह टूटा, सब कुछ अलग हुआ, तो फॉस्फेट में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ADP के साथ जुड़ सके। फॉस्फेट यहाँ था, एनर्जी उसको मिला नहीं ज्यादा, तो इससे जुड़ नहीं पाया। तो अब क्या करे, तो अपने निचले वाले से जोड़ दो, तो जोड़ दिए तो नीचे जस्ट था क्या, GDP, तो GDP से जोड़ दिए तो बन गया GTP। लेकिन सेल कहा कि देखो FADH2 तो हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं, लेकिन GTP के रूप में तुमको आता ही नहीं इस्तेमाल करने। अगर आता तो हम कहते ना, सेल चैप्टर में तुमको पढ़ा देते ना कि GTP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, माने कि हम बहुत अमीर है लेकिन मेरे पास डॉलर में पैसा है, तो हम थोड़ी खर्च कर पाएंगे इंडिया में, हमको उसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस GTP को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब जब GTP अपना फॉस्फेट छोड़ेगा ना, तो उसका लेवल बढ़ जाएगा, अब वो ATP के साथ आके जुड़ जाएगा, ADP के साथ, अब आराम से ADP से बनेगा ATP। तो यहाँ तो सेल इस्तेमाल कर सकता था, तो इसलिए बात यहीं खत्म हो गई, NADH2 बनाने की जरूरत नहीं आई। लेकिन यहाँ पे GTP के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जिस वजह से यहाँ पे बात नहीं बनेगी, ATP को बनवाना पड़ेगा। तो 2 बार कपल मतलब 2 होता है, आप सभी को पेयर कपल इन सब का मतलब आना चाहिए 2। तो 2 बार हो रहा है ना फॉस्फोराइलेशन, एक बार GDP फॉस्फोराइलेट हो गया और एक बार अपना क्या हो गया, ADP। तो 2 बार फॉस्फोराइलेट हो रहा है, 2 बार एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है, तो इसलिए कपल्ड कहते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आम जिंदगी का आम इंग्लिश लैंग्वेज है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा आप अपने 5 सेंस ऑर्गन को ओपन रखिए। ये नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो सिर्फ हम फिजिकली बैठे हैं, सेंस ऑर्गन सब गायब है, घड़ी छूट गया। ये सब छोटे छोटे शब्द है जिसमें कोई साइंस नहीं है, इंग्लिश का वर्ड है। कैलकुलेशन समझ में आया? रात को इसलिए दूध पीने का सही टाइम रात को होता है, क्योंकि उससे एक शांत अच्छी नींद आती है, बैलेंस मेंटेन करता है। दैट इज व्हाई मिल्क इज कॉल्ड बैलेंस्ड फूड। इस वीक आपको आराम है,
इस वीक आप अपना टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा होमवर्क इस वीक हम नहीं देंगे। चलो बच्चों होमवर्क ले लो। एंड 40 फाइंड, सेकेंड क्वेश्चन लिख लो, 7 ब्रांच मेरिस्टम। थर्ड क्वेश्चन है टोटल फॉर्मूला and 10,000 nucleotides having cytosine, then find number of glycosidic and phosphoester bond and total number of ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यही बस 5 होमवर्क है आपके। सिर्फ एक चैप्टर आपको रिवाइज करना है। यस, यही गिफ्ट था आप लोगों के लिए। बस 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 तो आप क्लास के बाद ही सॉल्व करने की कोशिश करना। हुआ तो ठीक है, नहीं तो क्लास में हम सिखाएंगे। और रहा एक बस चैप्टर रिवाइज करना है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपने मन से कोई चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इतना होमवर्क जरूर करके आए। प्लांट ग्रोथ जिनका हो गया है, ठीक है, हु हैज डन, जिसने रिवाइज कर लिया है, तो आप जो है रेस्पिरेशन प्लस स्ट्रैटेजीज चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप कहें कि हमारे पास टाइम बच जाएगा, क्या किया जाए, तो आप उसके अलावा रेस्पिरेशन स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं। नहीं किया है आपने तो कम से कम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिवाइज कर लेना अच्छे से। फोर्थ वाला में हिंट यही है कि जो मैंने आपको अमीनो एसिड्स को जोड़ के पेप्टाइड बॉन्ड सिखाया था ना बनाना, वो उसमें ध्यान से देखना। डिहाइड्रेशन जो हो रहा था उस स्टेप पे आप ध्यान से देखना तो बना लोगे। एसिडाइन का स्ट्रक्चर आपके बुक में है, आर ग्रुप की जगह CH2OH डाल दीजिएगा। संडे तक आप सभी का ये टारगेट है फिनिश करने का, फिर अगले वीक आपको बाकी होमवर्क मिलेगा। अब देखो ETS आज हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो एक RQ का फैक्टर देख लीजिए। RQ क्या होता है कि CO2/O2 हम करें, यही जो रिजल्ट आता है इसी को हम कहते हैं RQ। अगर आप बात करो कार्बोहाइड्रेट की तो इसका वैल्यू 1 होता है। प्रोटीन की बात करें या फैट की बात करें तो इसका वैल्यू लेस देन 1 होता है। अगर आप ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। एनारोबिक रिएक्शंस की बात करें तो इन्फिनिटी, मतलब ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि एनारोबिक में O2 तो यूज होता ही नहीं है, तो यहाँ 0 कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। दूसरा चीज है क्या कि आपका कोई सबस्ट्रेट है हैविंग लेस O2, जिसके पास खुद का ऑक्सीजन कम है, यूजेस मोर एक्सटर्नल O2, इसलिए RQ का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 होता है। एंड वाइस वर्सा। देखो
अगर आप डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर, एक बार मुझे कोई बच्चा कंफर्म करना, इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर ही कहते हैं ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, कोई बच्चा मुझे बता दीजिए, एनीबॉडी, सुप्रिया, पलक, सौरभ, एनीबॉडी, आरोही, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर, यही होता है ना बच्चों। तो अगर डिनोमिनेटर माने कि अगर नीचे वाले को हम बड़ा कर दे तो वैल्यू एक से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक से कम होता जाएगा। तो है क्या कि जिस सबस्ट्रेट के पास, फैट का इक्वेशन आप देखना लास्ट पेज में, उसके पास ऑक्सीजन कम होता है कार्बन की तुलना में। तो जिसके पास अब जो है कि मेरे पास कोई चीज कम है, ज्ञान कम है, तो हम ज्ञान लेना चाहेंगे, और किसी के पास ज्ञान ज्यादा है तो वो नहीं, कम लेना चाहेगा। तो इसके पास क्या, ऑक्सीजन कम है तो बाहर से ऑक्सीजन वो ज्यादा यूज करेगा। तो बाहर से ऑक्सीजन जैसे ही यूज करेगा तो फॉर्मूला में देख लो कि CO2 जो है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा यूज हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो RQ आया उसकी वैल्यू 1 से घट जाएगी। लेकिन जिसके पास सेल्फ ऑक्सीजन ज्यादा है, जिस सबस्ट्रेट के पास ऑक्सीजन ज्यादा है, has greater oxygen, then it uses less external oxygen। यानी कि यहाँ पे CO2/O2, O2 की क्वांटिटी कम रहेगी, इसका मतलब यहाँ पे RQ का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। समझ में आया RQ? थैंक यू एवरीबॉडी। एक और चीज आप लोगों ने सिखा दिया मुझे, थैंक यू वेरी मच। ये वाला RQ का फंडा समझ में आया? मेरे पास कम ऑक्सीजन तो हम बाहर से ज्यादा लेंगे, और जैसे ही ज्यादा ले लेंगे तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो RQ का वैल्यू घट जाएगा। देख लो कार्बोहाइड्रेट में, ऑर्गेनिक एसिड में एग्जांपल के तौर पे आप ले लो ऑक्सैलिक एसिड, COH और COH। इसके पास देखो कार्बन 2 है और ऑक्सीजन क्या है 4, तो इसका वैल्यू जो है RQ का ग्रेटर देन 1 आ जाता है। यहाँ पे आप देख लेना फैट्स का, फैट्स वगैरह का, प्रोटीन्स का भी।